नमस्कार, आदाब। आप वायर से जुड़ रहे हैं। हम आपको ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं अलीगढ़ से। यहाँ पर चुनाव 10 फरवरी को होने वाला है। 7 यहाँ पर सीटें हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान सलमान इम्तियाज़। ही इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, महज 30 साल के हैं ये, और कांग्रेस की तरफ से ये लड़ रहे हैं। अलीगढ़ 76 इनकी कंस्टिट्यूंसी है। आज हम कर रहे हैं इनसे ख़ास बातचीत। इनसे बात करने से पहले हम आपको कुछ बता दें कि ये कांग्रेस से लड़ रहे हैं, और एंटी सीएए के प्रोटेस्ट जब हुए थे एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तब काफ़ी सारे ऐसे चेहरे थे, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो फ्रंट लाइन पर आए। उन्होंने प्रोटेस्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़, सरकार के ख़िलाफ़ और इस पॉलिसी के ख़िलाफ़। उसके बाद एएमयू में एक ब्रूटल क्रैकडाउन जिसे कह सकते हैं वो देखने को मिला, और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने इन्हें बताया कि कितना बड़ा ये क्रैकडाउन था। आज उस आंदोलन के तकरीबन 2 साल बाद ये कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है और ये यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। सबसे इस बात पर भी आएंगे, आपकी टिकट पर और मुद्दों पर सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि इस कंस्टिट्यूंसी में जब आप कैंपेन कर रहे थे तो रिसेंटली खबरों में आप बहुत सारे अलग अलग रीज़न से थे। पहला रीज़न ये भी था कि इन्हें बार कर दिया गया था, एक तरह से एक ऑर्डर निकाल दिया गया था कि आप कैंपेन ना करें। तो पहला भी आप पर क्रैकडाउन हुआ है, और काफ़ी सारे अन्य स्टूडेंट्स हैं जिन पर भी क्रैकडाउन हुआ, और आपको अभी फ़िलहाल कैंपेन करने नहीं दिया जा रहा था। तो किस तरह की रणनीति हो रही है और क्यों आपको बार कर दिया गया, और कैसे अब आप कैंपेन कर रहे हैं, पहले ये बताएं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो दरअसल जो मुझे ज़िला बदर किया था उसका रीज़न ये था कि 1.5 साल पहले मुझे एक नोटिस सर्व किया गया था गुंडा एक्ट का। तो उस पर मैंने अपना रिप्लाई दिया था। मैंने खुद ही प्लीड किया था अपने केस को एडीएम सिटी के यहाँ। और अमूमन ये होता है कि 1 डेढ़ महीने के अंदर एडीएम सिटी की तरफ से नोटिस वाज़े होता है जवाब दाखिल होने के बाद कि आपको ज़िला बदर किया जाता है या नहीं किया जाता। ये जुलाई 2020 की बात है। वो उस वक्त उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। 13 तारीख में यानी 1.5 साल के बाद तकरीबन उन्होंने मुझे ज़िला बदर किया और 24 घंटे के अंदर मुझे नोटिस रिसीव कराना, जो उन्होंने नहीं कराया। उनका बेसिकली ख़ास मकसद ये था कि मुझे अरेस्ट करना नहीं था, ज़िला बदर करना नहीं था, उनको मेरा नॉमिनेशन पेपर कैंसिल कराना, रिजेक्ट कराना था। जो कि हमारे लॉयर ने लास्ट मोमेंट में अपनी सारी फ़ाइल कंप्लीट करके उसको सबमिट किया, तो वो कमिश्नर साहब ने उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया है फ़िलहाल। और अभी मेरे ऊपर कोई ज़िला बदर नहीं है। और जो भी सब चीज़ें थी सीए की वजह से, एनआरसी की वजह से सब चीज़ें थी, तो वो एक प्रोपेगेंडा था। ज़ाहिर सी बात है, बीइंग अ लीडर, प्रेसिडेंट ऑफ एएमयू स्टूडेंट यूनियन, ये सब चीज़ें हम बहुत वक्त से देख रहे हैं। केसेस मेरे ऊपर 9-10 केसेस हैं जिसमें कि 7 केसेस में मौजूद नहीं, फिज़िकली मैं उस इवेंट पे मौजूद नहीं हूँ। तो मैं एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ होगा। इलेक्शन के दौरान ये सब चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जी, एक बार पहली बार कांग्रेस की भी करेंगे कि कांग्रेस ने काफ़ी डाइवर्स ग्रुप्स और लोगों को टिकट्स दिए हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, बहुत सी महिलाएं शामिल हैं, जो लोग सीए के मूवमेंट में एक्टिव थे वो शामिल हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बीजेपी और जो माहौल बनाया गया था उस समय वो ये था कि जो लोग सीए के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं वो एंटी नेशनल्स हैं। तो क्या आप किस तरह से देखते हैं इसको, आपकी क्या ये एक जवाब है उस तरह की राजनीति का? दरअसल देखिए, आज़ादी के बाद अगर कोई बड़ा आंदोलन हुआ है तो वो सीए एनआरसी को लेके हुआ था। जो सीए एनआरसी एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारे राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल का एक फ्रेमवर्क है, उसके अगेंस्ट वो सीए एनआरसी एक्ट बना है। तो कांग्रेस ने सीए एनआरसी में जो लोग आंदोलन कर रहे थे या महिलाओं के आरक्षण की बात करें, तो कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने सीए एनआरसी के वक्त में एक नेशनल पार्टी के तौर पे उसके अगेंस्ट बात रखी थी। राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, उन्होंने उसकी अहमियत को समझा कि अगर ये एक्ट लागू होता है तो जो एक इंडिया का एक आइडिया ऑफ इंडिया है जिसकी हम बात करते हैं कि डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, तो वो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। तो उसको देखते हुए कांग्रेस ने ये बात महसूस करी कि जो लोग सीए के खिलाफ आंदोलन में थे उनको आगे करना चाहिए क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल है। उसी के चलते जो भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, तो जो लोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये जो नौजवान थे या महिलाएं हैं, जो कि महिला एक विमेन सेक्शन एक ऐसा है जिस पे कभी तवज्जो नहीं दी जाती। इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, खासतौर से यूपी बिहार का, उसमें कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है। तो कांग्रेस पार्टी ने
जो चीज़ हर इंसान बात करता है वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन होता नहीं है अमूमन। लेकिन कांग्रेस ने उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया कि टोटल 403 सीट्स में से 40% रिजर्व सीट्स रखी वीमेन के लिए, उनको दिया। एक्चुअल में जब तक आप लोगों को जो लड़ाई लड़ रहे हैं आपके राइट्स की, हक और हुकूक की, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं लाएंगे, तब तक आप अपनी लड़ाई को नहीं लड़ सकते। तो कांग्रेस ने ये बात जाहिर करी है कि वाकई में जो हिंदुस्तान के लिए उन्होंने मुल्क आज़ाद कराने के वक्त लड़ाई लड़ी थी, आज तक वो उसी चीज़ पे कायम है। और जिस तरीके से यूपी में डिस्ट्रीब्यूशन टिकट्स का हुआ है, उससे ये बात वाज़ेह होती है कि कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई लड़ रही है और मुसलसल पिछले 7 सालों से भाजपा से लड़ रही है। बिल्कुल। एंड आप एक यंग पर्सन हैं, आप किस तरह से अपनी आइडेंटिटी को देखते हैं इस समय, क्योंकि क्या आप मानते हैं कि एक पोलराइजेशन की राजनीति है? एज अ यंग पर्सन, एज अ मुस्लिम पर्सन, आप किस तरह से देख रहे हैं इस राजनीति को? एक काफ़ी टाइम से आप एक्टिव भी हैं पॉलिटिकली, तो किस तरह की राजनीति हो रही है पोलराइजेशन की? या क्या आप मानेंगे कि एक मुसलमान व्यक्ति जो यंग इंसान है वो किस तरह से व्यू कर रहा है, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप खुद को रिप्रेजेंट कर पाएँ? तो क्या आपके आपके मुद्दे क्या हैं इस समय? दरअसल यूपी के अंदर ख़ास तौर पे और बिहार के अंदर एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि कास्ट के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे होता है। और इस वक्त मौजूदा जो सरकार है वो हिंदुओं में बांट रही है लोगों को, ये बता के कि हम आपके राइट्स को सेव करेंगे। दूसरी तरफ जो हमारे ओपोनेंट है समाजवादी से, उनका कहना यह है कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। तो दोनों लोग बढ़ चुके हैं। तो मेरा जो अपना एजेंडा है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि दोनों लोगों को लेकर चलूँ। जैसे मेरी जो मीटिंग्स का शेड्यूल रहता है वो सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक हिंदू इलाकों में रहता है और 3 से 9 रात में मुस्लिम इलाके में रहता है। और हमारा मकसद यही है कि जो एक कम्युनल डिसहार्मनी इस वक्त अलीगढ़ में पैदा कर दी गई है, यूपी में पैदा कर दी गई है, दीवारें लोगों के बीच खींच दी गई हैं, दिलों में नफरत पैदा कर दी गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शहर के अंदर कम्युनल हार्मनी पैदा होनी चाहिए, जिससे कि आप एक दूसरे की रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकें। यहाँ पर बेसिकली ज़्यादातर लोग या तो फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर लोगों के कारोबार है। तो हिंदू का बिना मुस्लिम के कारोबार नहीं है, मुस्लिम का बिना हिंदू के कारोबार नहीं है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि अगर अवाम हमें जिताती है तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और इसके दूसरी तरफ अलीगढ़ की जो बेसिक इश्यूज़ हैं, जैसे मैं मूलभूत सुविधाओं की बात करूंगा अगर, तो अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़ शहर के अंदर आज तक कोई भी ऐसा स्कूल सरकारी नहीं है जो क्वालिटी वाइज अच्छा हो, जिसमें फ्री एजुकेशन मिलती हो। अगर हेल्थ केयर की बात करूँ तो कोई हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा नहीं है यहाँ पर जिसमें आपको फ्री हेल्थ केयर मिल सके। हमारा मकसद ये है कि हर घर तक फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। हमारा मकसद ये है कि हर घर तक फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहुँचनी चाहिए लोगों तक। इसके साथ साथ हमारा एक मकसद और भी है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ज़्यादातर लोग इलिटरेट हैं, तो उन तक हम ये चाहते हैं कि एक एलिमेंट्री एजुकेशन पहुँचे, जिससे कि जो उनकी बेसिक डे टू डे नीड्स हैं वो उसमें उनको कोई परेशानी ना आए। इसके साथ साथ शहर के अंदर अब अगर बेसिक इश्यूज़ की बात करूँ कि बरसात के वक्त पानी भर जाता है, तो हमने यूनिवर्सिटी कुछ इंजीनियर्स के साथ बैठ के एक मॉड्यूल डेवलप किया है, जिससे हम वो सारी परेशानियाँ जो पानी से रिलेटेड थी उसको हम दूर कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त अलीगढ़ हो या उत्तर प्रदेश हो, जो भी वोटर वोट करेंगे 10 तारीख में फर्स्ट फेज में, उनको ये बात देखनी होगी कि उनके लिए लड़ाई कौन लड़ सकता है। इस वक्त लड़ाई कोई शौक की लड़ाई नहीं है कि मुझे शौक है तो मेरे पास पैसा है, पावर है, तो मैं पॉलिटिक्स कर लूँ। नहीं, इस वक्त बहुत सेंसिटिव हालात हैं। इस तरीके से बांट दिया गया है लोगों को कि एक हिंदू मुस्लिम में, जैसे कि आज़ादी के वक्त एक हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, उस तरीके से एक मंशा है कि लोगों को बांट दिया जाए। तो पब्लिक उसी को वोट करें जो लगता है कि इन सारे इश्यूज़ पे बात कर सकता है और जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सके। आपने ये सारे मुद्दे गिनवाए जो कि बहुत ही एसेंशियल मुद्दे हैं, इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं ज़रूर, पर क्या ये मंदिर बनाम इन मुद्दों की राजनीति बन चुकी है फ़िलहाल? देखिए, पब्लिक अवेयर है और जो बीजेपी का वोटर था वो भी अवेयर है। वो ये बात जानता है कि पिछले 7 सालों में उसे कुछ नहीं मिला। जिस नौजवान ने 2014 में इस उम्मीद के साथ वोट किया था कि सबका साथ और सबका विकास, कि मुझे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कि मुझे अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो इन 7 सालों में कुछ नहीं मिला। और ख़ास तौर से यूपी के हालात तो और बद से बदतर हो गए हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारे रिजीम में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ। तो बिल्कुल होगा भी नहीं, क्योंकि यही लोग दंगा कराते थे। यही लोग दंगा कराते थे। अब जाहिर सी बात है भाई, आपने चोर के हाथ में पावर दे दी है, चोर के हाथ में थाना दे दिया है, तो चोरी तो होगी नहीं।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस गवर्नमेंट ने यूपी के अंदर लोगों को बांटने के साथ साथ कारोबार लोगों के ख़त्म हो गए हैं। इसके साथ साथ जो बेसिक राइट्स थे वो लोगों को मुहैया नहीं कराए गए हैं। ये दिखाते हैं कि हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं कोविड के पीरियड से, तो उसके जो उसमें जो एसेंशियल्स गुड हैं, चावल, नमक, आटा, उसकी क्वालिटी देखिए आप। नमक की क्वालिटी ये, नमक को आप 1 घंटा घोल लें पानी में, वो घुलता ही नहीं। तो इस गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए और मंदिर मस्जिद में बांट के ही सियासत करी है, लेकिन पब्लिक उस बात को समझ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन में पब्लिक अपने वोट के जरिए उसका जवाब देगी। आखिरी एक सवाल कि जिस तरह से आपने बताया कि बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, पर पिछले जो 2017 के अगर रिजल्ट्स देखें अलीगढ़ के, तो पूरी 7 सीटों पर बीजेपी की क्लीन स्वीप रही है। और अभी फ्री राशन और इस तरह की जो बातें बीजेपी कर रही है, किस तरह से देख रहे हैं फिर उसको? आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं अगर आंकड़ों की बात करें? देखिए, 2017 में लोगों ने ये सोच के वोट किया था कि शायद यूपी के हालात बदलेंगे रोज़, क्योंकि बसपा और समाजवादी पार्टी वो चीज़ें लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी जो कि बेसिक है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो बेसिक्स है वो नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी। तो लोगों ने सोचा कि यहाँ मौका दे के देखते। और बाबा फेस थे एक हद तक, लोगों को पता था, कि उम्मीद थी, ऑफिशियली नहीं थे लेकिन एक फेस थे। तो बाबा की ये सोच के लोगों ने कहा भाई ठीक है, बाबा आदमी है, कुछ अच्छा करेगा, पीस का माहौल क्रिएट करेगा। लेकिन बेसिकली वो बाबा जो निकले वो बड़े फ्रॉड निकले। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मतलब जो हार्डकोर हिंदुत्ववादी जो पॉलिटिक्स होती है, मतलब बांटने की जो मनुस्मृति को कहते हैं कि हम लोग इसको लागू करेंगे, तो बिल्कुल अब ये बात लोगों को समझ में आई है कि बाबा जिसको वोट दिया था इस नाम पर कि वो पीस और मोहब्बत कायम करेंगे, उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने नफरत के अलावा कोई दूसरी चीज़ दी ही नहीं। स्लोगन उन्होंने दिया कि 80 हमारा है, 20 उनका है। तो 20 उनका किसका है? लेकिन जो हम नताइज देख रहे हैं, रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि 20 बाबा का रह जाएगा और उससे कम भी हो सकता है, और 80 उन लोगों का होगा जो आइडिया ऑफ इंडिया में यकीन रखते हैं। ऑन दैट नोट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.